वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 9th का थर्ड चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स देखेंगे। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करें तो जिसमें दो लॉ आते हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकंड वन है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें, जिसे प्रपोज किया था फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लिवोisier ने, और वहीं जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है इसने लुइस प्राउस्ट ने इसे प्रपोज किया था। अब हम इनके अंदर देखते हैं। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसमें कहा जाता है कि कोई भी मास उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन में। उसी तरह जैसे हम देखते हैं जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, केमिकल प्रोसेस कराते हैं किसी क्लोज सिस्टम में, जो मास होता है रिएक्टेंट का वो इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट का। तो इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। वहीं जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है उसमें कहा जाता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड वो हमेशा कंसिस्ट होगा सेम एलिमेंट का, कम्बिनेशन होगा उसका सेम एलिमेंट का और एक सेम रेशियो में। ये इर्रेस्पेक्टिव होगा ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन और द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज़ टेकन, जहाँ से लिया गया है। इसको एक सेम प्रोपोर्शन, एक ही टाइप के इसमें एलिमेंट कंबाइंड होंगे और एक पर्टिकुलर रेशियो में ये कंबाइन होंगे। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है जिसमें हम C+O2 अगर हम इनका रिएक्शन कराएं तो हमें मिल रहा है CO2। तो जितना रिएक्टेंट था उतना ही हमें प्रोडक्ट भी मिल रहा है। उसी तरह अगर हम रेशियो की बात करें तो यहाँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड वाटर हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें ऑलवेज कंटेन्ड होता है सेम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का बाय मास का। अगर हम इसके मास रेशियो की बात करें तो ये होता है 2:16, मतलब इसका जो मास रेशियो होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का होता है 1:8। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी में जो डाल्टन थे उन्होंने रैशनलाइज किया वेरियस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को। जो केमिकल उनके पास उस टाइम थे उनको उन्होंने अलग अलग रैशनलाइजेशन वेरियस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन उनका किया, और उन्होंने देखा, उन्होंने एज्यूम किया कि जो सिंपलेस्ट कंपाउंड है 2 एलिमेंट्स, अगर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के एक कंपाउंड बन रहा है वो मस्ट बी बाइनरी, वो बाइनरी इन नेचर का हो रहा है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद अब हम देखेंगे कि जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन एंड केमिकल फार्मूला उनके हम देखेंगे। अगर हम एटम की बात करें तो एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट होता है जो पार्ट लेता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ये या तो मे बी नॉट एग्जिस्ट फ्रीली या मे बी एग्जिस्ट हो सकता है फ्रीली। उसी तरह जो एटम होता है, ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, मतलब जो उसका किसी भी एलिमेंट का एक एटम है वो जो एलिमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सिंगल एटम में भी दिखने को मिलती है। उसके बाद अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। हमने अभी देखा जो एटम होता है वो हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलता है कॉमनली, मगर जो मॉलिक्यूल होता है हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं। अगर हम इसके आगे देखें तो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस आर द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। जो प्रॉपर्टी उस सब्सटेंस की होगी वही प्रॉपर्टी उस पूरे मॉलिक्यूल की होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अगर हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की बात करें तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट जो बने होते हैं सेम टाइप ऑफ एटम से। उसी तरह जो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होते हैं वो एटम जो होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं और जॉइंट होते हैं, साथ में वो सब मिलते हैं और एक प्रोपोर्शन में, मतलब एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलते हैं, और एक उसके बाद वो बनाते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड को, जिसको हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर अब हम बात करें एटोमिसिटी की, तो एटोमिसिटी होती है जितने नंबर ऑफ एटम्स ने किसी मॉलिक्यूल को या किसी सब्सटेंस को बनने में पार्ट लिया है उसको ही उसकी एटोमिसिटी कहते हैं। मतलब द नंबर ऑफ एटम कंटेन इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में वो उसके एटोमिसिटी होता है। अब यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्स देखते हैं, उनसे कौन कौन से फॉर्मूले उनके बनते हैं और उनकी एटोमिसिटी क्या है ये देखेंगे। सबसे पहले अगर हम ओजोन की बात करें तो जिसका फॉर्मूला होता है O3,
और अगर हम इसकी एटॉमिसिटी की बात करें तो इसमें 3 एटम्स ने पार्ट लिया है। उसी तरह फास्फोरस का जो फॉर्मूला होता है वो पाया जाता है 9P4 और इसकी जो एटॉमिसिटी होती है तो इसमें 4 एटम ऑफ फास्फोरस है। सल्फर पाया जाता है S8 फॉर्म में, इसका फॉर्मूला होता है और इसकी एटॉमिसिटी 8 है। उसी तरह ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में और इसकी जो एटॉमिसिटी है वो है 2। हम एटॉमिसिटी के बेस पे मॉलिक्यूल को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, जिनमें आता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, जितने भी नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन जो एग्जिस्ट करते हैं वो उनको ही मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। उसी तरह जो डाई एटॉमिक सिंगल फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया। अब उस तरह जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो हो गए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमेशा जो एग्जिस्ट करते हैं वो H2O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसी तरह जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है जैसे O3 मतलब जो ओजोन है, CO2, NO2, ये सब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सिंबल्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सिंबल दिए गए हैं। तो जो एब्रिवेशन यूज़ किया जाता है एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए वो जनरली फर्स्ट लेटर उसका जो एलिमेंट है उसका फर्स्ट लेटर से उसको कॉमनली डिनोट किया जाता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो उसका जो सिंबल है वो O है, नाइट्रोजन का N है। मगर बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो सेम होता है, तो इसमें हम उसका जो नेक्स्ट वाला है उसको हम ले सकते हैं, मतलब उनको फर्स्ट एंड सेकंड वन हम ले सकते हैं। जैसे बैरिलियम को हम Ba ले सकते हैं, बिस्मिथ को Bi लिया हुआ है। उसी तरह कुछ जो ऐसे सिंबल्स हैं, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल ऐसे हैं जो ड्राइव किए गए हैं लैटिन नेम से। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो इसका सिंबल Na होता है, तो जिसका लैटिन नेम है नेट्रियम, उससे हमने इसका सिंबल लिया है। कॉपर का कॉपरम होता है तो ये CO से इसको डिनोट करते हैं। पोटेशियम का लैटिन नेम कैलियम होता है तो इसको K से। आयरन का फेरम तो Fe। मरकरी, हाइड्रा, गायरम तो Hg। टंगस्टन, वल्फ्रम, इसका W से इसको डिनोट करते हैं। अब हम जो एलिमेंट्स होते हैं या एटम होते हैं उसमें हम देखते हैं आयंस, कटायन, अनायन। तो ये क्या होते हैं? आयंस वो होते हैं जब भी कोई पार्टिकल बनता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन करने के बाद, जैसे कोई एटम है वो अपना कोई इलेक्ट्रॉन दे या ले लेता है तो उस पर एक चार्ज आयन फॉर्म हो जाता है, उसी को आयन कहते हैं। उसी तरह जो कटायन होता है, कटायन बनता है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है कोई एटम तो उसको कटायन कहते हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अनायन की बात करें तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसमें निगेटिव आयन लग जाता है, उसको अनायन कहते हैं। उसी तरह पॉली एटॉमिक आयन होते हैं, इसमें ग्रुप ऑफ एटम होता है जो कैरी करते हैं पॉलो एटॉमिक आयन, जैसे कि NH4, इसमें अमोनियम आयन है। उसी तरह कार्बोनेट आयन यहाँ पर हमें दिख रहा है CO3 2 निगेटिव में। उसी तरह एलिमेंट्स में एक आती है वैलेंसी। अगर हम वैलेंसी की बात करें, जो नंबर ऑफ एटम विच एन एटम कैन लूज, गेन और शेयर टू फॉर्म अ बॉन्ड, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जिनको कोई भी एटम या देता है, लेता है या शेयर करता है, वो उसकी वैलेंसी होती है। ये भी एक कंबाइंड कैपेसिटी है किसी एटम या एलिमेंट की। अब वैलेंसी के बाद हम देखते हैं केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो जो हम केमिकल फार्मूले की बात करें, तो शॉर्ट मेथड टू रिप्रेजेंट केमिकल एलिमेंट एंड कंपाउंड, किसी भी शॉर्ट मेथड से अगर हम किसी भी केमिकल एलिमेंट्स या कंपाउंड को दिखा रहे हैं उसको ही केमिकल फार्मूला कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हम केमिकल फार्मूले को लिखते कैसे हैं। सबसे पहले जो इसका रूल होता है, हम जो एलिमेंट्स का हम रिएक्शन करा रहे हैं उनके हम एलिमेंट्स का नाम लिख लेंगे, सिंबल लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन लिया तो उनके सिंबल Al और O होते हैं। अब हमें पता है एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो 3+ होती है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। अब जो इनकी वैलेंसी होती है इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई क्रिस क्रॉस कराते हैं इनकी वैलेंसी को और वो लिखते हैं। तो जो Al है उसकी जो वैलेंसी O की है वो एल्यूमिनियम पे आ जाएगी और जो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है वो आ जाएगी ऑक्सीजन पे। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। उसी तरह अगर जो सब्सक्रिप्ट है, मतलब दोनों में +1 या दोनों में +1 -1 है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, उसको हम उस सब्सक्रिप्ट को नॉट रिटर्न। उसी तरह अगर रूल 3 इसका है,
अगर जो वैलेंसी है बोथ एलिमेंट्स की वो न्यूमेरिकली इक्वल है तब भी हम सबस्क्रिप्ट को आर नॉट रिटर्न नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों का जो वैलेंसी है वो सेम है तो हम उसे नहीं लिखेंगे, हम सिंपली CaO लिखेंगे। नेक्स्ट रूल है, जब भी व्हेन देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉलीएटॉमिक आयन, अगर हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉलीएटॉमिक आयन है तो पैरेंथेसिस मस्ट बी यूज, इसके लिए पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे जैसे यहाँ पर दिख रहा है, जिससे ये सेपरेट कर सके पॉलीएटॉमिक आयन को फ्रॉम द सबस्क्रिप्ट से। जैसे अगर हम ले लें एल्यूमिनियम सल्फेट, तो जो एल्यूमिनियम सल्फेट होता है उसका NH4SO4 इसका फॉर्मूला है, तो इसको हम लिख देंगे, जो NH4 है उसको हम एक पॉली पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे और जो SO4 का जो वैलेंसी है उसको हम उसके बाहर से लिख देंगे। इसका 5th रूल है, ऑल सब्सक्रिप्शन मस्ट बी रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म, जितने भी सब्सक्रिप्ट हैं वो रिड्यूस हैं लोएस्ट टर्म पर, उनको हम लिखेंगे। जैसे एक्सेप्ट मतलब कुछ मॉलिक्यूल और कोवलेंट कंपाउंड को छोड़ के जितने भी सब्सक्रिप्ट हैं उनको हम रिड्यूस या लोएस्ट टर्म में लिखेंगे। जैसे कि अगर हम टिन क्लोराइड ले लें, इसमें जो फॉर्मूला है वो है SN4O2 निगेटिव, तो इसको हम लिख सकते हैं SNO2। तो इसमें जो हमने सबस्क्रिप्ट लिया वो हमने रिड्यूस कर दिया और लोएस्ट टर्म की सिर्फ सबस्क्रिप्ट को लिया है। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखते हैं। जैसे हमारे पास कटायन है, मतलब जिसमें पॉजिटिव चार्ज है एल्यूमिनियम, और हमारे पास सल्फेट का हम रिएक्शन फार्मूला बना रहे हैं, तो ये फार्मूला सिंपली हो जाएगा, जो सल्फेट का आयन वैलेंसी है वो एल्यूमिनियम पर लग जाएगी और जो सल्फेट पे है वो एल्यूमिनियम की वैलेंसी लग जाएगी। वैसे यहाँ और भी है, NH4 अगर हम ले लें और Cl अनायन हम ले लें तो इसमें भी सेम चीज़ होगा। यहाँ पर हमें दिख रहा है जो दोनों की वैलेंसी है NH4 की और क्लोरीन की वो एक है, तो हम इसकी जो वैलेंसी है उसको हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट। अगर हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करें, द मोल कॉन्सेप्ट इज द अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस दैट कंटेन एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटी एज देयर आर एटम इन एग्जैक्टली 12.00 ग्राम ऑफ 12 कार्बन। जो मोल है उसमें जो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है उसको हम लेते हैं मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज़ में, जिसका जो एटम जो देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली, जो उनके एटम है वो एग्जैक्टली उनको कंपेयर किया जाता है 12 ग्राम से, या जो कार्बन है उससे। उसी तरह जो एवोगाड्रो कांस्टेंट इज नेम आफ्टर द अर्ली 19th सेंचुरी इटालियन साइंटिस्ट एमिडो एवोगाड्रो। जो ये मोल कॉन्सेप्ट दिया था वह एवोगाड्रो ने दिया था, जिसे जो मोल कॉन्सेप्ट का जो नेम वो है उसको एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। अब हम देखते हैं 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻³ पार्टिकल्स 1 मोल के बराबर होता है। इसमें ये बताया कि जो सबस्टेंस है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा एलिमेंट या कंपाउंड से, उसी तरह पार्टिकल हैं वो ग्रेटर होंगे एटम और मॉलिक्यूल से। जैसे एग्जांपल ले लें, एलिमेंट जो है सोडियम का हम एक एलिमेंट ले लेते हैं जिसको हम 1 मोल जिसको उसका होता है 23 म्यू होता है, अगर ग्राम में लें तो 23 ग्राम ये हो जाता है। ये बराबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ सोडियम के। ये सोडियम का हमारा मास है और जो सोडियम का मास है वो बराबर होगा 6.2022 इंटू 10⁻⁴ एटम ऑफ सोडियम से। उसी तरह अगर हम एक कंपाउंड लेते हैं, जैसे कि हमने वाटर ले लिया H2O, जिससे 1 मोल बराबर उसका होगा, जो इसका मास नंबर है 18U या 18 ग्राम, वो बराबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अब हम देखेंगे कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल, उनके मोल, एवोगाड्रो नंबर और मास नंबर। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन मतलब O का, जिसका एटॉमिक या मॉलिकुलर मास होता है 16 म्यू, और ये अगर हम इसको 1 मोल को ग्राम में ले तो ये 16 ग्राम हो जाएगा। इसका एवोगाड्रो हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। अगर हम इसको मोलर मास में लें तो हो जाएगा 16 ग्राम मोल पर मोल। उसी तरह अगर हम अब नाइट्रोजन लें तो नाइट्रोजन का N2 के फॉर्म में लेते हैं, जो हो जाएगा जिसका मॉलिकुलर मास हो जाएगा 28 म्यू। अगर हम 1 मोल इन ग्राम में लें तो 28 ग्राम
और ये भी एवोगाड्रो नंबर इसका सेम 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हो जाएगा और इसको लिखेंगे 28 ग्राम पर मोल। HCl का होता है 36.5 म्यू, इसको हम ग्राम में 36.5 म्यू लेंगे और 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल इसका एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा और 26.5 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास हो जाएगा। अगर हम ग्राम मॉलिकुलर मास की बात करें तो जो ग्राम मॉलिकुलर मास इज़ द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ अ मॉलिकुलर सबस्टेंस। अगर हम किसी भी सबस्टेंस का 1 मोल लेते हैं, उस ग्राम मॉलिकुलर मास वो मास होता है जिसमें ग्राम में 1 मोल ऑफ मॉलिकुलर सबस्टेंस हम लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख ले तो मॉलिकुलर मास ऑफ N2 हमने अभी देखा 28 होता है और इसका जो ग्राम मॉलिकुलर मास है वो भी हो जाएगा 28 ग्राम हो जाएगा। अब हम देखेंगे एटॉमिक यूनिट मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट एन एटॉमिक मास यूनिट और MOU इज़ 1/12 ऑफ अ मास ऑफ अ अनबाउंड एटम ऑफ कार्बन 12। जो एटॉमिक मास होता है उसको हम यूनिट में या MOU में लेते हैं, ये हमेशा 12th ऑफ मास ऑफ अनबॉन्डेड एटम ऑफ कार्बन का होता है, इसके बराबर होता है। इसको ही एज अ यूनिट हम लेते हैं किसी के मास को, जिसे हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस एटॉमिक मास एंड मॉलिकुलर मास में। इसी को हम यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं, जिसे म्यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है मॉलिकुलर मास। जो मॉलिकुलर मास होता है अ नंबर इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एटम इन द मॉलिक्यूल। जो नंबर है वो इक्वल होता है टू द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एटम के किसी भी मॉलिक्यूल में। किसी भी हम मॉलिकुलर मास को हम गिवन करते हैं मास ऑफ मॉलिक्यूल जो रिलेटिव होता है कार्बन 12 एटम से, जिसको हम लेते हैं हैव अ मास ऑफ 12 के रूप में हम इसे लेते हैं। इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें, हमारे पास जो मॉलिकुलर मास है C2H6 का वो अप्रॉक्सीमेटली 30, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 12 + 6 × 1। डियरफॉर जो मॉलिक्यूल है वो अबाउट 2.5 टाइम हैवी हो जाएगा कार्बन के 12 एटम से, और अबाउट द सेम मास एज द NO एटम। इसी तरह जो NO है उसका भी इतना ही मास होगा, वो भी 30 तक ही होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्या इन जो मोलर मास है एवोगाड्रो कांस्टेंट है, इनके बीच में जो मास है अगर हम उसको मल्टीप्लाई बाय मोलर मास से करते हैं तो हमें मोल मिलता है। उसी तरह अगर हम मोल को मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मास से तो हमें मिलता है मास। तो ये इनके बीच में इंटर रिलेशन है, जिसमें अगर हम देखें एक एग्जांपल, अगर हम कन्वर्ट करते हैं 35 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को मोल में, तो ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम हो जाएगा 27 ग्राम, और जो 27 ग्राम है वो बराबर होता है 1 मोल के। तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपली 35 ग्राम इंटू 1 मोल अपॉन 27 ग्राम। तो इससे हमारे पास निकल जाएगा 1.3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट हम इसका एग्जांपल देखते हैं। हम क्वेश्चन है हाउ मैनी ग्राम ऑफ SiO2 आर प्रेजेंट इन 1.8 मोल। तो इसको अगर हम देखेंगे जो मोलर मास हो जाएगा SiO2 का वो हो जाएगा 60.1 ग्राम, और 1 मोल बराबर हो जाएगा 60.1 ग्राम। अब हम देंगे 1.8 मोल ऑफ SiO2 हमारे पास है, और हमें निकालना है हाउ मैनी ग्राम ऑफ SiO2 आर प्रेजेंट इन 0.8 मोल। तो ये हो जाएगा, हम सबसे पहले लेंगे ऊपर हम ले लेंगे मोलर मास ऑफ SiO2 और नीचे ले लेंगे 1 मोल ऑफ SiO2। तो इसका जो आंसर वो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा 48.1 ग्राम SiO2 प्रेजेंट होगा 0.8 मोल में। नेक्स्ट अगर हम मोल को मल्टीप्लाई करते हैं 22.4 लीटर या 1 मोल में, तो हमें मिलता है वॉल्यूम एट STP। अगर हम वॉल्यूम ऑफ STPT को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 1 मोल ऑफ 22.4 लीटर, और इसी तरह 1 मोल या 4.6 लीटर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फिर से मोल मिलता है। इसका एग्जांपल देखें, हाउ मैनी मोल ऑफ CO2 आर प्रेजेंट इन 55.5 लीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जो 22.4 लीटर है वो बराबर होता है 1 मोल के, और हमें निकालना है हाउ मैनी मोल ऑफ CO2 आर प्रेजेंट इन 55.5 लीटर। तो 55.5 लीटर हमें दिया है, हमें 1 मोल ऑफ CO2 निकालना है, और जो 1 मोल है
जो लीटर में हमारे पास है 22.4 लीटर। तो इसका जो इसका अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 2.48 मोल ऑफ CO2 प्रेजेंट है 55.5 लीटर में। नेक्स्ट इसी तरह जो मोल है अगर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 मोल या 1 मोल में, तो उसके बाद हमें मिलता है नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल। उस नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 1 मोल या 0.2 इंटू 10⁻23 पार्टिकल से, तो हमें मिलता है फिर से मोल। तो अगर इसका हम एग्जांपल देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 200 ग्राम ऑफ NO2, तो हमारे पास जो मोलर मास ऑफ N2O दिया हुआ है 44 ग्राम दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स जो है 44 ग्राम बराबर है 1 मोल के। तो इसमें भी सेम हम लेंगे 200 ग्राम इंटू हमें 1 मोल ऑफ NO2 निकालना है, और हमें दिया गया है मोलर मास दिया गया है NO2 का 44 ग्राम। तो ये हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा 4.55 मोल ऑफ N2O। यहाँ पर हमारा जो थर्ड चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल वो कंप्लीट होता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।